अपना प्रिपरेशन कीजिए। री एग्जाम होगा कि नहीं होगा अब ये छोड़ दीजिए आप। बीपीएससी ने डेट दे दिया आपको। बीपीएससी ने आपका 25 अप्रैल का क्या दे दिया, डेट दे दिया। आप मान लो कि आ जाओ, आप मान लीजिए कि 25 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। आप 25 अप्रैल को मान करके अपनी तैयारी कीजिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर कैंसिल हुआ तो सबके लिए होगा, नहीं हुआ तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सब मत सोचिए कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। हो गया तो सबके लिए होगा, वेल एंड वेल है। नहीं हुआ तो आप उसके लिए तैयार हैं। आप बस अपनी तैयारी कीजिए। आप बस काउंट कर लीजिए कि आज 21 हो गया ना, 21, उसके बाद आपका 25 ऑफ मार्च 1 महीना, 25 ऑफ अप्रैल 2 महीना, यानी कि प्रॉपर काउंट कर दिया जाए आपका तो आपके पास लगभग 62-63 दिन का दिन है आपका। तो 60 घर पे जाइए, 60 दिन का 60 डेज का प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए। कैलेंडर पे आपका लिख दीजिए आपका 60 दिन, और एक एक दिन खत्म होता जाएगा, काटते चले जाइए। और हर दिन का अपना क्या बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। डेली का टारगेट बना लीजिए, ठीक है ना। 24 घंटे आपके पास है। आप एक टारगेट बना लीजिए कि हफ्ते में आपको क्या करना है, कम से कम आपका 60 से 70 घंटा पढ़ना है। अब वो 60 से 70 घंटा हफ्ते में कैसे पढ़ेंगे आप जानिए। अभिभाषण में अगर वो 60 से 70 घंटा, अगर आपका 60 से 70 घंटा 6 दिन में पूरा हो जाता है, 70 घंटा, एक दिन इंजॉय कीजिए। 5 दिन में पूरा हो जाता है तो 2 दिन इंजॉय कीजिए, ठीक है। 7 दिन में पूरा नहीं होता तो घंटे बढ़ाइए। हैं, क्लास 5 घंटा क्लास का निकाल दिया, अभी भी आपके पास 19 घंटे हैं। 5 घंटे हमने निकाल दिया, 19 घंटे हैं आपके पास, 19 घंटे हैं। कौन बोलता 6 घंटा सोइए, मत सोइए 6 घंटा, बिल्कुल मत सोइए 6 घंटा। किसने बोला 6 घंटे सोने के लिए आपका। आप क्या कहते हैं, इस कंडीशन में है, आप इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में है कि 4 से 4.5 5 घंटा मोर एंड मोर इनफ है आपके लिए। 5 घंटा मोर एंड मोर इनफ। अभी या तो आप अभी सो लीजिए, बाद में जगते रहिएगा, या तो अभी जग लीजिएगा, बाद में इंजॉय करते रहिएगा, चॉइस आपकी है। 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और जो रैंक लगाएगा उसके पास भी 24 आवर्स होंगे। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। 5 घंटे क्लास करने के बाद 19 घंटे हैं। आई वासल में 19 घंटे में से अगर आपको निकाल दिया जाए 5 घंटे सोने के लिए तो 14 घंटे बचेंगे, ठीक है। 14 घंटे में से अगर क्या कहते हैं 2 घंटे और निकाल दें बाकी सारे काम करने में, तब भी आपके पास 12 घंटे बचेंगे। 1 घंटा और निकाल दूं आपको सोशल मीडिया यूट्यूब देखने के लिए, तब भी आपका बचेगा, आपका 12 घंटा, फिर 11 घंटा फिर से बचेगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक करो, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में करो। आप देखो क्या कहते हैं, आपके टाइम ही टाइम रहेगा। प्रॉब्लम इज दैट कि आपका लाइफ डिसिप्लिन में है ही नहीं। जब जो मन करता है आप कर लेते हो, जब जो मन करता है कर लेते हो, तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। फिर हमेशा आपको टाइम कम मिलेगा, हमेशा टाइम आपको कम मिलेगा। लाइफ अगर आपकी डिसिप्लिन में है, कितने बजे जगना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे क्लास जाना है, कितने बजे कौन सा काम कर, देखिएगा हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, हमेशा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले शांत हो जाओ, ठीक है ना। ये सब क्या कहते हैं, अब हो गया बदमाशी। ऑनलाइन वालों को कमेंट बंद करो पहले, ठीक है। ये रैंकर बैच है ना, रैंकर बैच में कमेंट की क्या जरूरत है, रैंकर बैच में कमेंट की कोई जरूरत है क्या। हम पढ़ा रहे हैं आपसे, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। सारा कमेंट ब्लॉक करो। इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको क्वेश्चन का जवाब देना है। एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो आपका आंदोलन क्यों, मन कर रहा था आंदोलन करने का, ठीक है। 6 महीना से पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बोर हो गए थे, मन किया कि चलो आंदोलन करके थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो बोर हो गए थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये आंदोलन करके इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। अब 3 दिन आंदोलन करके बोर हो गए तो कोई बात नहीं, पढ़ा लेते हैं, अब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाएंगे, फिर आंदोलन कर देंगे, ठीक है। मतलब दिमाग नहीं है थोड़ा सा अभी कि आंदोलन क्यों कर रहे थे। आंदोलन कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट को आपका दे दिया गया कि क्या हम सोच रहे हैं, बच्चे हमारे क्या सोच रहे हैं, ठीक है। डिसीजन होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। अभिभाषण में आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताइए जरा एक बार। अच्छा, हम लोगों ने क्या कहते हैं, हिमालय का भूगर्भिक वर्गीकरण पढ़ के कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपका रीजनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रादेशिक, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण ये समझो हिमालय है, ये हमारा हिमालय, ये नदी आपका सिंधु, और ये नदी है आपकी सतलुज। सतलुज
ये है आपकी काली, पिस्ता, इसे आप दिहांग बोल दीजिए, दिहांग या ब्रह्मपुत्र, दिहांग या ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज, इसके बीच का जो रीजन है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये इसका रीजनल क्लासिफिकेशन हो जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ पंजाब हिमालय से लेकर के आपका आसाम हिमालय तक। तो पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसका रीजनल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए आप लोग सारे बच्चे, यहाँ देखो, ये मान लेते हैं हुमायूं हिमालय है, हुमायूं हिमालय, और ये वाला जो रीजन है आपका क्या है, पंजाब हिमालय। तो हुमायूं हिमालय एंड पंजाब हिमालय को हमने एक साथ कर दिया, ठीक है। और इसको हमने बोला ये जो रीजन हम देख रहे हैं हम और आप, ये है हमारा पश्चिमी हिमालय। कौन सा हिमालय है? पश्चिमी हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय या पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। उसके बाद यहाँ से लेकर के चलते हैं असम हिमालय तक, असम हिमालय यहाँ तक, इसको हमने एक नाम दे दिया और बोला ये है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो पश्चिमी हिमालय एंड पूर्वी हिमालय। अब देखो आपका चॉइस आपकी है कि आप या तो इसे पंजाब, हुमायूं, नेपाल, असम अलग अलग करके चर्चा कर लो, डिस्कस कर लो, या अब पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय करके डिस्कशन कर लो। चॉइस आपकी है। हम सपोज कीजिए 2 पॉइंट 4 पॉइंट आपका अलग अलग करके डील करते हैं, जैसे पंजाब हिमालय, हुमायूं, नेपाल, असम हिमालय। सपोज कीजिए हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब हिमालय के बारे में। किसके बारे में? पंजाब हिमालय के बारे में। मान लीजिए हम डिस्कस करने चल रहे हैं पंजाब हिमालय के बारे में, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमालय, पंजाब हिमालय की बातें अगर हम लोग करें, समझिए पंजाब हिमालय की बातें अगर हम करें तो बड़ा सिंपल सा फिगर में आपको दिख रहा होगा। एक पॉइंट हम बोल सकते हैं, आपका एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि सतलज एवं सिंधु, ठीक है। तो सीधा हम बोलेंगे सिंधु एवं सतलज नदी के बीच, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है, सीधा सा बोला गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला गया, दूसरा पॉइंट बोला गया यह पश्चिमी हिमालय का भाग है, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय का भाग है, भाग है। चलिए बस आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिस्कशन करें तो इसके लिए अंदर लद्दाख, काराकोरम भी आएगा। अब काराकोरम भी लिख सकते हो, लद्दाख, काराकोरम, हाँ बिल्कुल ठीक, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, बीच में पीर पंजाल डाल दीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सारी श्रेणियाँ आ जाएंगी, ठीक है। पश्चिम में जो श्रेणियाँ बैठी हुई हैं वो सारी श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और आगे चलते हैं। देखिए पंजाब हिमालय की बातें करें, ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो ना बच्चे, ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो ये 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में किया गया था। और जिसने क्लासिफिकेशन किया था उसका नाम था सिडनी बुर्राट। क्या नाम था? सिडनी बुर्राट। अब देखो आज की अगर हम बातें करें तो आज पंजाब में हिमालय नहीं है। आज अगर देखा जाए तो आप बताओ, जो पंजाब राज्य है, क्या पंजाब राज्य में आज हिमालय है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर पंजाब राज्य में हिमालय नहीं है तो आपने इसका नाम पंजाब हिमालय क्यों रख दिया? क्लासिफिकेशन कब का है? देखिए 1959 का है आपका। उस समय आपका पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश किसका भाग था? पंजाब का भाग था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पंजाब हिमालय रखा गया। ये जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, आज जो पंजाब हिमालय है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हिस्सा इसका कश्मीर में है, उसे हम क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय, उसे हम बोल देते हैं कश्मीर हिमालय। और एक हिस्सा आपका हिमाचल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय। तो कश्मीर हिमालय और दूसरा रीजन हो जाएगा हिमाचल हिमालय, दूसरा हो जाएगा हिमाचल हिमालय। तो कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय में डिवाइडेड है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पंजाब हिमालय की बातें करें तो पंजाब हिमालय आपका सबसे पश्चिमी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी। अगर पंजाब हिमालय में, अगर हम पंजाब हिमालय में सपोज कीजिए वर्षा की बातें करें, वर्षा की बातें करें तो पश्चिमी हिस्सा है, तो वर्षा जो होगी आपका पूरब की तुलना में कम या ज़्यादा? तो वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। चलिए वर्षा यहाँ पे अपेक्षाकृत कम है
तो वर्षा अगर अपेक्षाकृत कम है तो आप बताइएगा इस क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ होंगी, समझिएगा, वनस्पति, ध्यान सुनिएगा, वनस्पतियाँ जो होंगी आपका, इन वनस्पतियाँ सदाहरित होंगी या वनस्पतियों में आपका परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन, क्यों परिवर्तन होगा? वर्षा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पे वर्षा कम होगी वहाँ तो घास का मैदान हो जाए, कल हमने डील किया था। जहाँ पे आपका वर्षा कम होगी, उन्होंने बोला कि जहाँ पे वर्षा आपका कम हो रही है, वर्षा कम है, ठीक है, वहाँ पर तो क्या हो जाएंगे? घास के मैदान। वहाँ पर घास के मैदान, कल आपने नाम ऑलरेडी जान रखा है, बुग्याल, बेयार और क्या है आपका मृग है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर समझिएगा, जहाँ पे वर्षा कुछ ज़्यादा है, वर्षा 70 सेंटीमीटर है आपका, 100 सेंटीमीटर है, समझिए, वर्षा कुछ ज़्यादा है, 120 सेंटीमीटर है, वहाँ पे पर्णपात पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वहाँ पे पर्णपात पाए जाएंगे, ठीक है। ये पंजाब हिमालय, समझिए, ये पंजाब हिमालय है। तो अगर हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, सारे बच्चे समझनेगा, अगर हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे बताइए ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वनस्पतियाँ वैसी रहेंगी या वनस्पति की प्रकृति बदलती जाएगी? वनस्पति की प्रकृति क्या होती जाएगी? वनस्पति की प्रकृति बदलती जाएगी, प्रकृति बदलती जाएगी। आप बताइए कि वनस्पति की प्रकृति बदलती जाएगी, ऐसा क्यों होगा? ठीक है, ऐसा क्यों होगा? तो सीधा बोलेंगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे तापमान और वर्षा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा। तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। केवल तापमान कम होगा, वर्षा भी कम होती है, वर्षा भी कम होती है। और आप जानते हो कि तापमान और वर्षा ही दो ऐसे फैक्टर हैं जो वनस्पतियों की प्रकृति या नेचर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वनस्पति की प्रकृति बदलती चली जाएगी। सुनिएगा, मान लीजिए आपका कि सबसे नीचे वर्षा कुछ ज्यादा हो रही है तो पर्णपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्णपात। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा। तापमान क्या होगा? कम। नीचे तापमान ज्यादा था, नीचे तापमान क्या है? ज्यादा। तो तापमान ज्यादा, तो इसको हम बोल देंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपात है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या हो जाएगा? कम, तो शीतोष्ण पर्णपात हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे आपका तो वर्षा और कम, तो घास हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो वर्षा होगा, हिमपात होगा। हिमपात तो शंकुधारी वन हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो पूरा का पूरा रीजन बर्फ से क्या हो जाएगा? ढक जाएगा, तो अमास और लाइकीन हो जाएगा। तो लेयर में वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाले लेयर में उष्णकटिबंधीय पर्णपात होगा, उससे ऊपर जाएंगे शीतोष्ण पर्णपात होगा, उससे ऊपर जाएंगे अल्पाइन घास होगा, उसके ऊपर जाएंगे शंकुधारी होगा, और सबसे ऊपर जाएंगे जहाँ पे पूरा का पूरा रीजन बर्फ से क्या है? ढका हुआ है, वहाँ मांस और लाइकीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मांस और लाइकीन। ठीक है, तो ये पंजाब हिमालय हो गया। अगर हम पंजाब हिमालय में बातें करें, ये जो रीजन है यहाँ पे फलों की खेती होती है, फलों फूलों, समझिए, फलों फूलों की कृषि, फलों और फूलों की कृषि होती है। ठीक, इस रीजन में। बाकी आप जानते हो करेवा में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। करेवा जैसे क्षेत्र में केसर एवं, अब रुको, ड्राई फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूखा फल, मेवा बोल देते हैं। ठीक है, मेवा बोलते हैं। केसर एवं मेवा का उत्पादन होता है। केसर एवं मेवा का उत्पादन किया जाता है। याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में जो करेवा है, आपको मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर के करेवा में टर्शीरी कोयला भी है ना। ठीक है, यहाँ पे किसका उत्पादन हो जाएगा? टर्शीरी कोयले का उत्पादन भी हो जाएगा। ठीक है, इस रीजन में आपका कुछ मात्रा में कोयला है तो कुछ यहाँ पे कोयले का भी उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हमारे पंजाब हिमालय की। ठीक है, पंजाब हिमालय का स्टोरी है, ये हमने डिस्कस किया पंजाब हिमालय। इसका डिस्कशन हो गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद अब हम शिफ्ट करते हैं कुमायूं की तरफ। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, क्या बेटा है? क्या कह रहा है? लिख दो, आप फ्री हो लिखने के लिए। आप बोल दो लिथियम पाया जाता है। लिथियम में क्यों? आप लिखो पंजाब हिमालय में उपस्थित जो घाटियां हैं वो पर्यटन को आकर्षित करती है। डालो हेडिंग यहाँ पे कुल्लू की घाटी, ठीक है, कांगड़ा की घाटी डालो, कश्मीर की घाटी डालो आपका। चूंकि आप ऑलरेडी पहले ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय में पढ़ चुके हो, इसलिए वहाँ पे डील नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप लिखना चाहो तो आप लिखो ना कि पंजाब हिमालय में उपस्थित जो घाटियां हैं ये पर्यटन को आकर्षित करती है। एग्जाम्पल लो, कुल्लू की घाटी है, कांगड़ा की घाटी है, साथ ही साथ क्या है आपका कश्मीर की घाटी है। ये सारी की सारी घाटियां पर्यटन को क्या करती हैं? आकर्षित करती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, चूंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो कारक पंजाब हिमालय के बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं कुमायूं हिमालय की तरफ। पंजाब के बाद हम शिफ्ट करेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, अब हम शिफ्ट करते हैं कुमायूं हिमालय की तरफ। चलिए करते हैं डिस्कशन जरा। कुमायूं हिमालय की बातें करें तो फिगर में आप देख चुके हैं आपका कि सतलज एवं काली नदियों के बीच
सतलज एवं काली नदियों के बीच। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको देखो, आपको कुमायूं हिमालय को विभाजित किया जाता है इसे कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय, कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय, कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय में वर्गीकरण, कुमायूं एवं गढ़वाल हिमालय में इसका वर्गीकरण कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे यह भी पश्चिमी हिमालय का भाग है, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय का भाग मान लिया हमने, यह पश्चिमी हिमालय का भाग है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक। प्रश्न ये उठा कि इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाए, देखिए समझिएगा। इसके अंतर्गत शामिल है मसूरी रेंज, नाम सुना होगा आपने, मसूरी रेंज शामिल है। इसके अंतर्गत शामिल है बांदेर पूंछ या बंदर पूंछ कहा जाता है, ठीक है। मसूरी रेंज, बंदर पूंछ इत्यादि इत्यादि सम्मिलित हैं इसके अंदर। मेन याद रखिएगा मसूरी रेंज को, इसे याद रखना है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसके बारे में और ज़्यादा हम डिस्कस करें, आपका थोड़ा सा चर्चा करें, तो हम बोलेंगे कि यह भी आपका, देखो ये क्या है आपका कुमायूं हिमालय को अब मैं पंजाब हिमालय के साथ तुलना करने जा रहा हूँ। अगर मैं पंजाब हिमालय के साथ तुलना करूँगा तो सीधा हम बोलेंगे इसे कि पंजाब हिमालय की तुलना में, सुनिए, पंजाब हिमालय की तुलना में, पंजाब हिमालय की तुलना में वर्षा क्या होगी, वर्षा अधिक होगी। पंजाब हिमालय की तुलना में वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा ये जो कुमायूं हिमालय है, इस कुमायूं हिमालय में बताओ आपका घाटियाँ उपस्थित है कि नहीं है। इसके अंतर्गत भी आपका घाटियाँ उपस्थित है, इसके अंतर्गत भी आपका घाटियाँ उपस्थित है, ठीक है। घाटियाँ उपस्थित हैं और आप जानते हो कि ये जो घाटियाँ हैं, ये घाटियाँ पर्यटन का क्या है, ये घाटियाँ पर्यटन का केंद्र है। नाम हम नहीं बोल रहे हैं, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। घाटियाँ उपस्थित है, आपको याद करो, दून और दुआर घाटियाँ याद है ना। देखो अब ये मत सोचना कि हम कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय का मतलब ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, तीनों, ठीक है, तीनों है। आप ये मत समझना कि कुमायूं हिमालय का मतलब किसी एक की बातें करें, नहीं। कुमायूं हिमालय का मतलब ग्रेट, मिडिल, शिवालिक तीनों को हमने लिया है। हम इसका रीजनल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका रीजनल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुमायूं हिमालय की बातें करें तो कुमायूं हिमालय की जो सॉइल होगी, जो मृदा होगी आपका, वो कैसी मृदा है यहाँ पे, बोलो कैसी मृदा है यहाँ पे, पर्वतीय मृदा है। यहाँ पे माउंटेन सॉइल है, पर्वतीय मृदा है। चलो अगर यहाँ पे माउंटेन सॉइल है, पर्वतीय मृदा है, तो आप बताओ, ने पढ़ा है तो यहाँ पे आपका फलों का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पे फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन होगा, यहाँ पे फलों का उत्पादन, यहाँ पर फलों का उत्पादन कर दिया जाएगा, ठीक है। उत्पादन होगा, फलों की उत्पादन के साथ साथ, समझिए, उत्पादन के साथ साथ मोटे अनाज, मोटे अनाज का उत्पादन क्यों होगा, क्योंकि वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे मोटे अनाज का उत्पादन होता है, मोटे अनाज का उत्पादन, ठीक है। फल का उत्पादन हो गया, मोटे अनाज का उत्पादन हो गया, क्योंकि मृदा यहाँ की पर्वतीय है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम आपसे डिस्कस करें कि यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ की वनस्पतियाँ, वनस्पतियों की बातें करें तो यहाँ भी दो चीज़ें मिलेंगी। एक घास का मैदान मिलेगा, आया ना तो बोल दो, यहाँ पे घास का मैदान मिलेगा। घास के मैदान को हमने बुग्याल और क्या बोला था, प्यार। और यहाँ पे भी पर्णपात मिलेगा, इस रीजन में भी पर्णपात मिलेगा। सेम चीज़ होगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे वनस्पतियों के नेचर में क्या आता जाएगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे वनस्पति की नेचर या वनस्पति की प्रकृति बदलती चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं नाम क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय उत्तराखंड नहीं था, 1959 में उत्तराखंड नहीं था, और कुमायूं और गढ़वाल वहाँ की जनजातियाँ हैं, देखिए। कुमायूं और गढ़वाल वहाँ की क्या है, जनजातियाँ। और कुमायूं और गढ़वाल जो जनजातियाँ हैं, वो कुमायूं और गढ़वाल नामक छोटे क्षेत्र में रहती हैं। कुमायूं क्षेत्र में कुमायूं रहते हैं, और गढ़वाल वाले क्षेत्र में कौन रहते हैं, गढ़वाली रहते हैं। तो कुमायूं और गढ़वाली वहाँ की जनजातियाँ हैं, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया गढ़वाल हिमालय। क्या रखा गया, गढ़वाल हिमालय। ये कहानी हो जाएगा कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय से आगे बढ़ेंगे हम, कुमायूं हिमालय से हम आगे बढ़ जाएंगे, शिफ्ट करेंगे नेपाल हिमालय में, शिफ्ट करेंगे हम नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में हम शिफ्ट कर जाएंगे। नेपाल हिमालय की बातें अगर करें, यहाँ पे हम सीधा बोलेंगे कि यह बताओ पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। हम बोलेंगे कि पूर्वी हिमालय का भाग है, पूर्वी हिमालय का भाग, ये पूर्वी हिमालय का भाग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। आप बोलेंगे किस किस नदी के बीच में, काली एवं तीस्ता, काली एवं तीस्ता नदी के बीच, काली एवं तीस्ता नदी के बीच, काली एवं तीस्ता नदी के बीच उपस्थित है, ठीक है, मान लेते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये देखो हिमालय का, ठीक है, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, हिमालय का, यह हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई, हिमालय की
सर्वाधिक ऊंचाई इसी क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई इसी क्षेत्र में है। अब सोचो, अगर ये पूर्वी हिमालय, सारे बच्चे सुन रहे हैं, ये पूर्वी हिमालय का टॉपिक याद करो। मैंने बोला था कि पश्चिमी हिमालय आपका, पश्चिमी जो हिमालय है वो चौड़ा है और पूर्वी हिमालय संकरा। तो ये पूर्वी हिमालय का भाग है ना, ठीक है। तो ये पश्चिमी हिमालय की तुलना में क्या होगा, संकरा होगा। तो लिखा हमने पश्चिमी हिमालय की तुलना में संकरा, पश्चिमी हिमालय की तुलना में, पश्चिमी हिमालय की तुलना में संकरा है, पश्चिमी हिमालय की तुलना में संकरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रीजन की हम बातें करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा महाभारत, ठीक है, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है, दूनागिरी या धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, ये आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आगे हम चलें, इस रीजन में हम आगे चलें तो अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बातें करें, रेन की बातें करें, तो यहाँ पे वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। वर्षा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो वर्षा अगर यहाँ पे ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, इस रीजन की जो वनस्पतियाँ हैं, समझिए, इस रीजन की जो वनस्पतियाँ हैं, ये वनस्पतियाँ सघन होंगी। कैसी वनस्पतियाँ होंगी, यहाँ पे इस रीजन की वनस्पतियाँ सघन होंगी। इस पूरे के पूरे रीजन में, सुनिएगा, इस पूरे के पूरे रीजन में जो रेन होती है 200 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। जब हम पूर्वी हिमालय की बातें करेंगे ना, तो पूर्वी हिमालय में जो रेन है 200 सेंटीमीटर, आसाम हिमालय में जाओगे तो 250 सेंटीमीटर होती है। एक ऐसा रीजन जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, सदाबहार, ठीक है। इस क्षेत्र में कैसी वनस्पति होगी, सदाबहार वनस्पति होगी, सदाबहार वनस्पति, ठीक है, सदाबहार वनस्पति। प्लस वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ, आया समझ में ना, ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होगा, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वनस्पति की प्रकृति बदलती जाएगी। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वनस्पति की प्रकृति में परिवर्तन होता है, वनस्पति की प्रकृति में परिवर्तन होता है, वनस्पति की प्रकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट। अब देखो, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में एक अंतर थोड़ा सा आएगा। पश्चिमी हिमालय में जब हमने ऊंचाई के साथ वनस्पतियों को देखा तो सबसे नीचे वाला जो लेवल था वहाँ पे किसको बैठाया था, उष्णकटिबंधी पर्णपाती। यहाँ पे बताओ, उष्णकटिबंधी पर्णपाती बैठेगा या उष्णकटिबंधी सदाबहार बैठेगा, कौन बैठेगा, सदाबहार। यहाँ पे देखो, सबसे नीचे बैठेगा उष्णकटिबंधी सदाबहार, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वर्षा कम हो जाएगा, उष्णकटिबंधी पर्णपाती, थोड़ा सा ऊपर शीतोष्ण पर्णपाती, थोड़ा सा ऊपर घास का मैदान, फिर शंकुधारी, फिर मांस और लाइकेन। तो पूर्वी हिमालय में एक लेयर बढ़ जाएगा, एक लेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो लेयर किसका होने वाला है, उष्णकटिबंधी सदाहरित आपका वन का। और पश्चिमी हिमालय में एक लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वहाँ आपका सदाबहार वनस्पतियाँ नहीं पाई जाएंगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बताइए, अगर यहाँ पे वनस्पतियों की विविधता ज़्यादा, इसका मतलब क्लियर है, यह जो क्षेत्र होगा किसका क्षेत्र होगा, जैव विविधता का क्षेत्र होगा। यहाँ पे जैव विविधता प्रचुर पाई जाती है, जैव विविधता प्रचुर पाई जाती है, तो प्रचुर जैव विविधता है। थोड़ा सा और हम डिस्कस करें यहाँ पे, और हम डिस्कशन करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे, देखिए, ये जो रीजन है, इस प्रदेश में भी घाटियाँ उपस्थित हैं, घाटियों की उपस्थिति, यहाँ भी घाटियाँ उपस्थित है। आप चाहो तो नाम दे दीजिएगा, काठमांडू घाटी, घाटियों की उपस्थिति है। ये रीजन भी आपका पर्यटन का क्या बनेगा, देखिए, यह रीजन भी आपका पर्यटन का केंद्र बनेगा, यह भी आपका पर्यटन का केंद्र है। इस रीजन की अगर हम बातें करें, समझिए, इस रीजन की हम बातें करें, आपका ये पर्यटन का केंद्र। यहाँ पे इस रीजन में बताओ, इस रीजन में वन संसाधन की प्रचुरता है, ठीक है। इस रीजन में आपका वन संसाधन की प्रचुरता है, वन संसाधन की प्रचुरता, समझिए, इस रीजन में वन संसाधन की प्रचुरता है। तो आप बताइए, अगर वन संसाधन की प्रचुरता है तो श्योर है लकड़ी उद्योग भी होगा, ठीक है। यहाँ पे लकड़ी उद्योग आपका विकसित रूप में, आप नेपाल में जब जाएंगे ना, नेपाल तो आपके बगल में ही है, ठीक है, वहाँ पे वीजा वजा कुछ लगने वाला है नहीं, तो मौका मिले तो आप निकल लीजिएगा कभी, ठीक है। नेपाल में जब जाएंगे घूमने ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा लकड़ी के सामान ज़्यादा होते हैं, लकड़ी के सामान की सजावट, लकड़ी के सामान का यूज क्या किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है, संसाधन है, वो वन संसाधन है। क्या है, वन संसाधन। इसीलिए, और वन संसाधन क्या है, अब इसका मतलब क्लियर है कि अगर वो वन संसाधन है तो वहाँ पे जो उद्योग लगेंगे, वन आधारित उद्योग लगेंगे। वन आधारित उद्योग में आपका लकड़ी उद्योग आ जाएगा, ठीक है। अब लकड़ी उद्योग आ जाएगा, इसके अलावा बताओ, वन आधारित उद्योग में लकड़ी उद्योग के अलावा और क्या क्या आ सकता है, कागज उद्योग आ जाएगा, तो पेपर इंडस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज, तो प्लाईवुड तो लकड़ी में आता है ना महाराज, तो उसको अलग कर दें। लकड़ी उद्योग आपने बोल दिया, सब आ गया, ठीक है। लकड़ी उद्योग हो गया आपका, उसके बाद आपका पेपर उद्योग हो जाएगा, कागज उद्योग हो जाएगा, लाख उद्योग भी एक आता है,
लाख जो पेड़ों से रस निकलता है, ठीक है, 1 लाख उद्योग हो जाएगा। हम लाख उद्योग की यहाँ पे बातें कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो क्या है आपका, चूंकि नेपाल बहुत ज्यादा विकसित है नहीं, अदरवाइज आप बोलोगे ना तो वन संसाधन से आपका दवा उद्योग को भी कच्चा माल मिलता है। फार्मा उद्योग, कौन सा उद्योग? फार्मा उद्योग। प्रॉब्लम बस एक है कि नेपाल इतना विकसित नहीं है कि बड़े स्तर पे वहाँ पे फार्मा उद्योग लगाया जा सके। जबकि आप जानते हो कि भारत के उत्तराखंड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती, कहाँ लगी हुई है? उत्तराखंड में लगी हुई। क्यों उत्तराखंड में लगी हुई है? क्योंकि वहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल है वहाँ पे कच्चा माल है, और उद्योग को लगाने के लिए कौन सा माल चाहिए? कच्चा माल चाहिए। इसलिए वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई हैं, ठीक है। तो ये सारे उद्योग वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगा नेपाल हिमालय का, ठीक है। नेपाल से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बनेगा लकड़ी का, ठीक है। अब वो पुराना हो गया है सब, ठीक है, अब वो पुराना हो गया है, ठीक है। अब वहां भी क्या कहते हैं, ईंट के घर बन रहे हैं, ठीक है। ईंट के, चूंकि देखो लकड़ी ज्यादा है इसलिए वहां पे लकड़ी के घर नहीं बनाए जाते हैं। उनका भी मन करता है कि हम ईंट वाला घर में रहें। ये पूरा का पूरा हिमालय का बेल्ट भूकंप प्रभावी क्षेत्र है, और भूकंप का जोन 5 है, अर्थक्वेक का जोन क्या है? 5 है। पूरा का पूरा जो हिमालय है आपका 5, जोन 5 और जोन 4 में आता है। तो वहां पे अर्थक्वेक की तीव्रता ज्यादा है, तो ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी जाए, ऐसी बिल्डिंग बना हुआ है, ऐसे बिल्डिंग बना दिया जाए, वहां पे अर्थक्वेक आता है तो पैसे का भी नुकसान होगा और लोगों की डेथ भी ज्यादा होगी। इसलिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं कि भूकंप जब आए तो लोगों को बचाया जा सके और नुकसान ज्यादा ना हो। लेकिन आज वहां पे भी क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, देखिए। वहां पे भी क्या हो रहे हैं, आपके ईंट वाले मकान बन रहे हैं, लेकिन वहां पर लकड़ी के मकान की संख्या क्या है? ज्यादा। रीजन जंगल ज्यादा होना नहीं है, रीजन भूकंप का ज्यादा आना है। किसका ज्यादा आना है? भूकंप का ज्यादा आना है। नेपाल हिमालय से हम आगे बढ़ेंगे, क्या चीज? पक्का हो, श्योर हो? पश्मीना ऊन वहां पे होता है, चलना पड़ेगा कश्मीर में। कहाँ चलना पड़ेगा? कश्मीर में चलना पड़ेगा आपका, कश्मीर के मर्ग में चलना पड़ेगा। कश्मीर के मर्ग में आप चलिए, वहां पे आपको पश्मीना जो बकरी होती है वो पाली जाती है, लेकिन नेपाल में कहाँ पश्मीना पहुंच गई आप? देखिए नेपाल, देखो चूंकि नेपाल हिमालयन का रीजन है, समझो नेपाल हिमालय का रीजन है आपका, नेपाल के रीजन में आपके याक पाए जाते हैं, ठीक है। जब आपका उधर जम्मू कश्मीर भी याक पाए जाएंगे, उधर आपके याक पाए जाते हैं, याक से भी ऊन पैदा किया जाता है, ठीक है। याक से भी ऊन पैदा किया जाता है। और ये सिंपल सी बात है, आज कितने लोगों जो क्या कहते हैं ऊन वाला क्या कहते हैं स्वेटर पहनते है कोई जी? ऊन वाला स्वेटर कोई पहनता है जल्दी है? आजकल तो सब क्या कहते हैं आपको हुडी पहनते, हुडी क्या पहनते हैं? हुडी पहनते हैं। उसमें क्या उनकी जरूरत है, ठीक है। तो पश्मीना जो आप बोल रहे हो आपके स्पेशली कश्मीर वाले रीजन में पाई जाती है, हाँ कश्मीर की रीजन में पाई जाती है, वहाँ पे साल बनाई जाती है और वो महंगा मिलता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय की हम बातें करें तो सीधा सा हम बोलेंगे ये क्षेत्रीय विभाजन में, क्षेत्रीय विभाजन में सबसे पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी भाग, क्षेत्रीय विभाजन में सबसे पूर्वी भाग। ये क्या है? सर्वाधिक संकरा है, सर्वाधिक संकरा, यह सर्वाधिक संकरा है, संकरा है, पूर्वी हिमालय का भाग है, पूर्वी हिमालय का भाग, ये पूर्वी हिमालय का भाग है। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच, नदी के बीच इस क्षेत्र में, क्षेत्र में कम ऊंचाई की, इस क्षेत्र में कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसे नाम ले सकते हैं आपका मिसमी, डाफला, हाँ बिल्कुल ठीक, मिसमी, डाफला, अबूर, नाम सुना ना आपने? अबूर, नागा, पटकाईबू, नागा, पटकाईबू, ठीक है। मणिपुर हिल्स या पूर्वी मणिपुर हिल्स बोलते हैं इसे, ईस्ट मणिपुर हिल्स या पूर्वी मणिपुर हिल्स, ठीक है, की पहाड़ी, ठीक है। ऐसे कुछ नाम आप दे देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप तो बोलेंगे, ध्यान सुनना, 1 मिनट, जस्ट एक सेकेंड, हम बोलेंगे यहाँ पे कि दिहांग, गैप, ठीक है, यार रुको जस्ट एक सेकेंड, सीधे हम बोलेंगे यहाँ पे नामचा बरवा, नामचा बरवा के पश्चात हिमालय, हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ा है,
दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, जिसे अराकानियोमा, जिसे अराकानियोमा कहा जाता है, जिसे अराकानियोमा कहा जाता है। नाम सुना है ना अराकानियोमा का आप लोगों ने? ठीक है, जिसे अराकानियोमा कहा जाता है। असम हिमालय की बातें करें तो असम हिमालय में वर्षा ज़्यादा है। ठीक है, वर्षा ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे वनस्पति की बातें करें, ठीक है, वनस्पति की बातें करें तो सघन वनस्पतियाँ, सघन सदाबहार वन, सघन सदाबहार वन, सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस रीजन में अगर हम कृषि की बातें करें, कृषि की बातें करें, यहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि होती है, स्थानांतरणशील कृषि कि इसी को झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि। दीपक इधर बाहर वाला देखिए, शोरगुल कम करवाइए। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका झूम कृषि। क्या हो जाएगा बच्चे? झूम कृषि हो जाएगा। झूम कृषि के साथ साथ हंटिंग, शिकार, झूम कृषि के साथ साथ हंटिंग करना, शिकार करना। ठीक है, शिकार करने के साथ साथ यहाँ पे आपको याद होगा टर्सीरी कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टर्सीरी कोयला, टर्सीरी यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है, इस रीजन में एक इलीगल एक्टिविटी किया जाता है जिसे कहा जाता है रैट होल माइनिंग। नाम सुना है क्या? इसे कहा जाता है रैट होल माइनिंग। ठीक है, रैट होल खनन कहा जाता है या रैट होल माइनिंग कहा जाता है। देखो है क्या, ये असम का जो रीजन हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट हिमालयन बेल्ट है। हिमालयन बेल्ट अगर है तो यहाँ पे भी ये भी अर्थक्वेक का रीजन है। किसका रीजन है? अर्थक्वेक, भूकंप का रीजन है। अब बताओ भूकंप के रीजन में जाकर के आप माइनिंग कर रहे हो, खनन कर रहे हो, तो माइनिंग या खनन करोगे तो माइनिंग खनन करने के कारण क्या होगा? आपका भूस्खलन की दर क्या हो जाएगी? तो भूस्खलन की दर बढ़ेगी तो भूकंप की बारंबारता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भूकंप की बारंबारता बढ़ जाएगी तो भारत सरकार ने क्या किया? इस इलीगल एक्टिविटी को बंद कर दिया कि नहीं, इस रीजन में आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। चूंकि लोग वहाँ के गरीब हैं, ट्राइब्स। देखो दो बातें, या तो लोगों को पेट भर भोजन दे दीजिए, वो चोरी नहीं करेंगे। पेट भर भोजन अगर नहीं दोगे तो जिंदा रहने के लिए चोरी करेगा। अब वो लोग, आपका इलीगल काम है आपका, तो वो क्या करते हैं? आपका सुरंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुरंग। अब उन सुरंगों में आपका छोटे छोटे बच्चों को एंट्री कराते हैं। बड़े बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे। रैट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? रैट। छोटे छोटे बच्चों को एंट्री कराते हो, छोटे छोटे बच्चे अंदर जाते हैं और वहां से कोयला निकाल करके ले आते हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 से 3 महीने पहले की बात है आपका। ठीक है, आसाम में रैट होल माइनिंग हो रहा था। ब्रह्मपुत्रा में थोड़ा सा पानी का लेवल क्या हुआ? बढ़ गया। पूरा का पूरा जो टनल था वो पानी से भर गए और अंदर आपका लगभग 15 से 20 बच्चे फंसे हुए थे, तो उनको किसी तरीके से आपका रेस्क्यू करके निकाला गया। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये माइनिंग आपका असम के रीजन में दिख जाती है। ठीक है, जो कि इलीगल एक्टिविटी है। क्या है? इलीगल एक्टिविटी है। ये कहानी हो जाएगा आपका असम हिमालय का। किसका हो जाएगा? असम हिमालय का हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए जरा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन को मैं लॉन्ग कर देता हूं, ठीक है ना? लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो, देखो, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या करते हुए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या करते हुए, विस्तृत व्याख्या करते हुए हिमालय के भूगर्भिक एवं, हिमालय के भूगर्भिक एवं प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय के भूगर्भिक एवं प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण की व्याख्या करें, प्रादेशिक वर्गीकरण की व्याख्या करें, की व्याख्या करें, व्याख्या करें। ठीक ना? लॉन्ग आंसर होगा यह। ठीक है, शॉर्ट आंसर है। एक शॉर्ट आंसर लिखिए। हिमालय के वर्गीकरण पर टिप्पणी करें, हिमालय के वर्गीकरण पर, हिमालय के वर्गीकरण पर टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। सुनिए, जिस क्वेश्चन में लिखा हो टिप्पणी करें, टिप्पणी करे वाले क्वेश्चन पे निष्कर्ष मत लिखिएगा, दिमाग पे फोकस रखो इसे। जिस भी क्वेश्चन में लिख दिया टिप्पणी करें, कमेंट करें, तो टिप्पणी वाले पे निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझिए। ठीक है, आप कई बार ऐसा हुआ होगा, टिप्पणी का मतलब देखो होता क्या है? टिप्पणी का मतलब शॉर्ट और टू द पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका डॉक्टर आपका बॉडी का चेकअप कराता है। ध्यान से सुनना बातों को। डॉक्टर बॉडी का चेकअप कराता है, तो चेकअप जब होता है तो 3, 4, 5 पेज का रिपोर्ट आता है। वो है व्याख्या करना। उस रिपोर्ट ने आपकी बॉडी के एक एक पॉइंट की व्याख्या किया है। क्या किया है? व्याख्या किया है। वो 5 पेज का रिपोर्ट आप एक बड़े से डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो, वो 5 पेज का रिपोर्ट देखता है, 3 से 4 लाइन में लिख देता है। वो है टिप्पणी।
वो क्या है? टिप्पणी है आपका। अब तो 3 आपको 5 पेज का रिपोर्ट पढ़ा और लिखा केवल 5 लाइन। ठीक है, तो 5 लाइन जो उसने लिखा होगा, 5 लाइन जो उसने लिखा होगा, सारी बातें लिखा होगा, मेन पॉइंट लिखा होगा। उसने वो मेन पॉइंट लिख दिया जिससे आपको अच्छा मेडिसिन दिया जा सके। ठीक है, इसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कमेंट बोलते हैं। अब वो निष्कर्ष नहीं लिखने वाला है, 5 लाइन लिखा, काम खत्म आपका। ठीक है, तो जब भी कमेंट आएगा टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट जब लिखिएगा तो मेन पॉइंट लिखिएगा। क्योंकि किसी एक, मान लीजिए आपको मैंने इतना सारा लिखाया, ठीक, इतना सारा पंजाब, नेपाल, आसाम, कुमायूं, आपका इतना सारा लिखा है, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, आपका सिवाय सब लिखा है ना, मेन पॉइंट लिखते जाना है, ज्यादा फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन सबके बारे में लिखते चले जाना। अदरवाइज जितना मैंने लिखा है लिखोगे आपके 400 शब्द हो जाएगा। आपको लिखना है 150 से 200 शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक, इसलिए आपको मेन पॉइंट लिखना है, ऐसा नहीं कि सारा पॉइंट लिख देना, नहीं, मेन पॉइंट लिखना है। जैसे मेन पॉइंट में होगा क्या, हमने लिखा ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय का सबसे मेन पॉइंट क्या है? आपके प्रथम उत्थान है, 7 करोड़ साल पहले बना, आदिवासी में। उसके बाद क्या लिखना है? मैं आपका उसके बाद ग्रेट हिमालय, आपका महान हिमालय, आपने लिखा प्रथम उत्थान है। उसके बाद क्या लिखा आपने? ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि ये किससे अलग होता है। अब दिखाओ, एक लाइन लिखना है, इसकी ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी होती है। अब सारा चोटी मत लिखने लगना। आदिवासी में आपने लिखा ना कि ऊंची चोटियां आपका बर्फ से ढकी रहती है, एक लाइन और जोड़े, इसीलिए इस रीजन में कई सारे ग्लेशियर्स की उपस्थिति है, बात खत्म। क्योंकि आपके पास ना तो टाइम है और ना ही आपके पास वर्ड्स की लिमिट, आपको वर्ड्स 150 से 200 शब्दों में सब लिख करके खत्म कर देना है। ठीक है ना, यहाँ से टॉपिक को हम आगे लेके शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ टॉपिक को हम आगे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा हिमालय वाला रीजन कंप्लीट होता है। कौन सा रीजन? हिमालय का रीजन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने हिमालय पढ़ लिया और प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लेकर के चलेंगे आपका कोस्टल रीजन। डालिए जरा सा है, हाँ, कोस्टल रीजन, तटीय प्रदेश, भारत के तटीय प्रदेश, कोस्टल रीजन या भारत के तटीय प्रदेश। हाँ हाँ, दोनों ही करना है। आप एक बार करोगे क्या कहते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण, और एक बार करोगे भूगर्भिक वर्गीकरण। इसलिए तो मैंने बोला कि आपको जो असम हिमालय, मैंने बड़े सारे पॉइंट आपको लिखा दिए, इसमें से 3 से 4 पॉइंट चूज करना है बस। ठीक है, और 3 से 4 पॉइंट चूज करके आपको मेंशन कर देना है। एक लाइन लिख दीजिएगा हिमालय के बारे में। जैसे क्वेश्चन हिमालय का है ना, हिमालय के बारे में एक बार लिख दीजिएगा कि ऐसे लिखिएगा, भारत में पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचावर वाद। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब तक विस्तृत विश्व का या भूगर्भिक दृष्टिकोण से विश्व का सबसे युवा पर्वत हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, फर्स्ट भूगर्भिक वर्गीकरण और सेकंड प्रादेशिक वर्गीकरण। और लिखना स्टार्ट हो जाइए। भूगर्भिक वर्गीकरण में दिखाइए ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, सबके बारे में 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखते चले जाइएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत हमेशा, मैंने आपको बोला, शुरुआत हमेशा वहां से करो जब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है हिमालय के बारे में, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? हिमालय के बारे में। लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट है, तो हम शुरुआत जब करेंगे तो 15 से 20 शब्द देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग होता, अगर ये क्वेश्चन क्या होता लॉन्ग, तो मेरे पास स्कोप है कि मैं अपने इंट्रोडक्शन को आपका 40 से 50 शब्द तक लेके जाऊं। लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं है, तो मैं 15 से 20 शब्द में आपका सीमित कर दूंगा उसे। मैं बता दूंगा मैं किसके बारे में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका कंटेंट, सुनिए, अगर आपका कंटेंट थोड़ा कमजोर है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है तो नंबर आपको मिल जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। देखिए, ऑल ओवर इंडिया रैंक उनका 35 आ गया, जो हर समय क्या कहते कोचिंग में टॉप करते थे, पढ़ते थे आपका, वो क्या कहते फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए। रीजन क्या था? जो क्लास में टॉप नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा था। और जो क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर देता था, सबको लगता था कि टॉप कर जाएगा, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था। तो नॉलेज होना अलग बात है। आपके पास अब प्री क्वालिफाई हो, नॉलेज है, हम जान चुके हैं। देखिए, अब नॉलेज आपके पास है, उसको आप प्रेजेंट करो। आप देखिए, प्रेजेंटेशन आपके पास है कि नहीं है। जो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा उसको बुलाया जाएगा, आओ ना, आपने अच्छे से, आपके पास नॉलेज भी है, आप प्रेजेंट भी करते हो, आओ बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। देखिए, इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा कि आप बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आपको बात करने का तरीका पता है कि नहीं पता है, आपको ड्रेसिंग सेंस पता है कि नहीं पता है, आपको कोई अगर प्रॉब्लम डाला जाए तो आप क्या कहते हैं उसका कैसे आंसर दे रहे हो, आपका आप उसको भी सेटिस्फाई कर दो। बोला कि ठीक है, हम जिसको ढूंढ रहे थे आप ही हैं, ये लीजिए आपका रिजल्ट हो गया, चलिए आपको ट्रेनिंग देते हैं, भारत दर्शन करवाते हैं और जाकर के अपने जिले की सेवा कीजिए, बात खत्म। यही होता है आपका अभिभाषण में। तो 3 जो लेवल बनाए गए हैं, इसलिए 3 लेवल बनाए गए हैं। आपका प्री क्वालिफाई है, आपके पास नॉलेज है, हम जान चुके हैं। मेंस क्वालिफाई है, आप अपने नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, ये भी हम जान चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैं भी खड़ा कर दूंगा, बोल नहीं पाएंगे, हाँ या ना, आप पब्लिक के बीच जाने वाले हो। ठीक है, दंगा हो गया, क्या कहते हैं, आपका हाथ पैर आपके कांपने लगे। अरे दंगा हुआ है, तुम्हें कंट्रोल करना, तुम्हारा हाथ पैर कांप रहा है। हमारा ये समाज, हमारी महिला समाज क्या कहते हैं, आपका कुछ भी होता जाने से रोने लगती है, इमोशनल ज्यादा है।
इनकी गलती नहीं, इमोशनल बच्ची हैं, हमारी इमोशनल ज्यादा है आपका, ठीक है। मान लीजिए दंगा उंगा हुआ आपका, जैसे अभी दिल्ली में भगदड़ मच गया, 15 लोग मर गए, क्या कहते हैं, आपका काम वहाँ पे कंट्रोलिंग करना है आपका। आप पहुंचे, अपने डेड बॉडी देखा, आप भी बैठ कर रोने लगे, ऐसे नहीं होता है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, इमोशनल हो आप ना। देखिए आप जितनी लड़कियां बैठे हो, जितनी लड़कियां यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे आऊँ, खड़ा हूँ कि अभी आपका रोना शुरू कर दूँ, सब रोना स्टार्ट कर देंगे, ये सब एक लाइन से रोना स्टार्ट कर देंगे, हमारे इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलता है, बोले क्या मास्टर क्या कहते हैं, बेवकूफी वाला काम कर रहा है, कहता है क्लास में आके बोलोगे नहीं बोलोगे आपका। लेकिन ये हमारी बच्चियां क्या कहते हैं, इमोशनल है, ये इमोशनल है, इनका इमोशन तुरंत कनेक्ट हो जाता है। देखिए बात इसलिए किया जाएगा कि आइए, कई बार आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको एंट्री करोगे, आपका मीडियम हिंदी है, ठीक है, सीधे बोले मिस्टर एक्स कैन यू गिव ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ध्यान से क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश का, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा अब क्या करें आपका, ठीक है। तो आप वहाँ पे बोलो उसे कि सर मैं हिंदी मीडियम में हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम में, तो आपके कमेंट करेगा आपके ऊपर, अच्छा आप हिंदी मीडियम में, तो एक ट्रांसलेटर बुला दिया जाए, बोले क्या आपके लिए ट्रांसलेटर बुला दूं मैं, आप खुश हो जाओगे, हाँ सर प्लीज बुला दो, नहीं नेगेटिव है तुम्हारे लिए, लोग नहीं सर ट्रांसलेटर बुलाने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में ही बोलो, एक बार रिपीट कर दो, क्या मैं इसका आंसर हिंदी में दे सकता हूँ। ऐसी कंडीशन आपके पास आएगी। तो हमेशा याद रखो, मेंस वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जितना जल्दी सीखना है सीख लीजिए। अगर वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पास है तो आपका इस सर्विस में स्वागत है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है, एक साल आप पीछे जाइए, फिर से एक साल वेट कीजिए, सीखिए वे ऑफ प्रेजेंटेशन, देन आपके साथ दोबारा बात किया जाएगा। सोचो ना कितना बड़ा एग्जाम है, एक बार आपसे बात करेगा, दोबारा बात करने के लिए एक साल इंतजार करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि दोबारा बात कर ही लोगे आप। दोबारा नहीं है कि जरूरी कि दोबारा बात कर ही लोगे, आपका उससे बात करने के लिए आपका प्रीवियस क्वालिफाई करना है, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको क्या कीजिए, घर पे डेली आंसर लिखा करो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। चलो हम मूव करने जा रहे हैं आपका कोस्टल रीजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सॉरी तटी मैदान, कोस्टल रीजन या तटी मैदान, कोस्टल रीजन या तटीय मैदान, ठीक है। हम तटी मैदान की बातें करने वाले हैं या कोस्टल प्लेन की बातें करने वाले हैं, हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। सपोज कीजिए अगर हम कोस्टल प्लेन की बातें करेंगे, कोस्टल प्लेन की बातें करेंगे तो कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका पश्चिमी तटी मैदान और एक हो जाएगा हमारा पूर्वी तटी मैदान। यहाँ पे लिखा हमने पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, समझ रहे ना आप लोग, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके साथ पश्चिमी तटीय मैदान, इसको एक्सप्लेन करने हम जा रहे हैं। कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि इंडिया का पूरा फिगर बनाया जाए, छोटा सा यहाँ पे एक फिगर हम लेंगे और ऐसे करके हम दिखा देंगे। ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। अब देखो पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बातें करें तो हम बोलेंगे आपका कि पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है, केरल तक फैला हुआ। कहाँ तक फैला हुआ, केरल, नीचे कन्याकुमारी लिख देना, ठीक है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ। यहाँ पे देखिएगा सारे बच्चे, ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये जो रीजन जो आप देख रहे हो, ये रीजन ऐसे देखो, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है, क्या है यार, पश्चिमी घाट। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। सीधा हम बोलेंगे कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है यह पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट एवं अरब सागर, पश्चिमी घाट एवं अरब सागर, अरब सागर के बीच, अरब सागर के बीच उपस्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच उपस्थित है। मैं ठीक एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान का उत्पत्ति कैसे हुआ, हम ये डील करने जा रहे हैं आपका। पश्चिमी तटीय जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान का उत्पत्ति कैसे हुआ, फिर हम इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है बच्चे कि पश्चिमी तटीय मैदान का उत्पत्ति हुआ कैसे, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है, आपसे अगर पूछूं कि आप बताओ पश्चिमी तटीय मैदान का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो क्या बताएंगे आप लोग, जो भी आप जानते हो। हाँ प्लीज, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ कौन बोल रहा था पीछे, इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ, ड्यू टू डिपोजिशन बाय द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, सब लोग यही बोलना चाहते हो,
ठीक है, चलो मान लेता हूँ कि ड्यू टू डिपोजिशन बाय द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आप मुझे बताओ वेस्ट में इतनी बड़ी नदियां हैं? वेस्ट में तो आपका इतनी बड़ी नदियां नर्मदा और तापी है, आया ना? तो ये मैदान तो केवल नर्मदा और तापी के बीच बनना चाहिए था। ये मैदान केवल कहाँ बनना चाहिए था? नर्मदा और तापी के बीच बनना चाहिए था। क्या ये मैदान केवल नर्मदा और तापी के बीच बना है क्या? ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। जो आपने बोला है वही 99% लोग भी बोलेंगे और उनके आंसर में वही दिखेगा। अभिभाषण में उनके आंसर में बच्चे, उनके आंसर में वही चीज दिखेगा। हम वो लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेट कीजिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे बेटा? वर्षा छोड़ो, वर्षा का पानी लास्ट में नदी में ही जाएगा ना। तापमान के द्वारा चट्टानें टूटती हैं और लेके जाएगा कौन? सबसे बड़ा फैक्टर हवा है या नदी है? ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दें हम? बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी को दे रहे हैं सारे बच्चे। ठीक है, कुछ और बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ नहीं बेटा, अरावली को छोड़ो ना, अरावली को छोड़ देते हैं। अरावली को छोड़े, अभी हमारा टॉपिक कहाँ चल रहा है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे चल रहा है। वेट, हाँ नहीं, अरावली के उत्थान के कारण क्या कहते हैं, तटीय मैदान नहीं बना। याद रखो, कभी गलत कॉन्सेप्ट मत लिखना। ठीक है, हम करेंगे डिस्कस, वेट करूंगा, हम डिस्कशन करेंगे अभी। हाँ है, निमज्जन कैसे हो गया? निमज्जन कैसे हो गया, यही तो जानना है मुझे। आपने पूछा है, बिल्कुल सही है। अब हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बोल लेते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं। देखो, इसका उत्पत्ति 3 प्रोसेस से हुआ है, एक प्रोसेस नहीं। इसका उत्पत्ति 3 से। इस बच्ची ने बोला कि सर यहाँ पे निमज्जन का मतलब धंसाव होता है। केवल सुनो, केवल निमज्जन के प्रमाण नहीं है, उत्थान के प्रमाण भी है। ये वाला जो गुजरात वाला कोष आप देख रहे हो ना, इसका उत्थान हुआ है। क्या हुआ है? उत्थान। केरल की तरफ जाओगे तो कहाँ गया हुआ? नीचे। क्वेश्चन ये उठा कि उत्थान और धंसाव होगा कैसे? आंतरिक बल से। किस बल से होगा? आंतरिक। और आंतरिक बल काम तो तभी करेगा जब प्लेट विवर्तन की काम करेगी। तो पहला रीजन होगा, सुनो क्या कहते हैं, पहला रीजन होगा जो आपने बोला कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां, मैं लिखूंगा पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। दूसरे रीजन में जोड़ूंगा मैं प्लेट टेक्टोनिक, कहानी खत्म नहीं हुआ है। तीसरा रीजन, अब बताओ बच्चे, जहां जहां धंसाव हुआ है, जहां जहां क्या हुआ है? धंसाव। तो धंसा, लैंड ऊपर था, ऐसा जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये लैंड नीचे धंस गया, सागर के अंदर चला गया। सागर के अंदर जब चला गया तो बेसिन बना कि नहीं बना? इस बेसिन में सागर की तरंगों ने आपका अवसाद जमा की। ये अरब सागर का क्षेत्र है। इसका क्षेत्र है अरब सागर का। आपको क्या लगता है कि अरब सागर में तरंगे पैदा नहीं होंगी? आपको क्या लगता है कि तटीय क्षेत्रों में तरंगे कटाव नहीं करती हैं? तरंगे का कटाव करेंगी। और निमज्जन हो चुका था, बेसिन बन चुका था, तो कटाव के कारण जो मलबा आएगा उस बेसिन में क्या कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे बेसिन जब जमा होता चला जाएगा तो वहीं सागर से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और सागर से बाहर आया तो तटीय मैदान बन गया। आप इसकी उत्पत्ति में 3 प्रोसेस को जोड़ो। पहला जो आप बोल रहे हो, नदियों के द्वारा अवसादों का जमाव। दूसरा आप जोड़ो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और तीसरा आप इसमें जोड़ो, आप क्या जोड़ो कि सागर के तरंगों के द्वारा अवसादीकरण की क्रिया। में ये 3 चीजें बड़े कम लोगों के आंसर में मिलेगी। बाकी एक ही चीज सबके आंसर में मिलेगा, और वो क्या मिलेगा आपका? नदी के द्वारा अवसादों का जमाव। अब मैं इसकी उत्पत्ति को दिखाने जा रहा हूँ। इसका उत्पत्ति, ये सब चीजें जानते हैं ना। अच्छा किताब जब आप लोग पढ़ेंगे ना, उसमें मिलेगा आपको। आप लोग तो कुछ एक विशेष कोचिंग का किताब पढ़ लेते हो, ठीक है ना? तो विशेष देखो, कोचिंग की किताबें पढ़ो, कोचिंग का नोट्स आप लोग पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी पे विशेष फोकस आप करो। अब चूंकि आपके पास टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो आपको बोलूंगा नहीं। चलिए, उत्पत्ति में 3 प्रोसेस को हम दिखाने जा रहे हैं। पहला, नदियों द्वारा अवसादीकरण की क्रिया। अवसादीकरण की क्रिया, नदियों द्वारा अवसादीकरण की क्रिया। दूसरा, प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन की। तीसरा, सागरीय तरंगों के द्वारा निक्षेपण। सागरीय तरंगों के द्वारा निक्षेपण। सागरीय तरंगों के द्वारा निक्षेपण। चलिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा अवसादीकरण की प्रक्रिया।
अवसादीकरण की प्रक्रिया के द्वारा दूसरा प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन की आंतरिक हलचल के कारण हलचल की प्रक्रिया के फलस्वरूप आंतरिक हलचल की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्थान एवं निमज्जन की क्रिया। निमज्जन का मतलब धंसाव होता है। उत्थान एवं निमज्जन की क्रिया ठीक है। अगला हो जाएगा तटीय क्षेत्र में सागरी तरंगों के द्वारा अपरदन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप तो तीन हम डायमेंशन लेंगे और तीनों डायमेंशन लेकर प्रॉपर इसका हम फॉर्मेशन दिखा देंगे, इसका हम उत्पत्ति दिखा देंगे, ठीक है ना। इन तीनों के द्वारा हम इसका उत्पत्ति। अब बोलोगे सर आपकी बात हम क्यों माने? मानना पड़ेगा क्योंकि हमें इस रीजन में उत्थान और अवतलन दिखता। आप बताओ उत्थान हो गया, अवतलन हो गया, ये नदी करेगी या आंतरिक बल करेगा? क्लियर है, आंतरिक बल करेगा आपका। नदी के अवसाद आप जान ही रहे हो कि नदियां प्रवाहित हो रही। तीसरा बात क्यों मानोगे? क्योंकि ये मैदान है, समझो ये जो मैदान है गुजरात का मैदान हो गया। कौन सा मैदान हो गया? गुजरात का मैदान हो गया। गुजरात के मैदान में, गुजरात के रीजन में कच्छ का रण हो गया। क्या हो गया? कच्छ का रण। इस वाले रीजन में आपका सॉल्ट वाटर के एविडेंस है। किसके एविडेंस है? सॉल्ट वाटर के एविडेंस है। इस रीजन में, गुजरात के रीजन में आपका, यहाँ केरल के रीजन में आपका सागर में पाया जाने वाला रेत मिलती है। तो भाई अगर ये नदी ने ही बनाया हुआ है तो सागर की पाई जाने वाली रेत कहां से आ गई? इसलिए हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे सागरी तरंगों के द्वारा क्या हुआ है? निक्षेपण। सेम काम पूर्वी तटीय मैदान में भी होगा, बस एक चीज अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा है पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी, वहां पे क्या लिख दोगे? पूरब की तरफ। बाकी सेम तीनों कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आ रही थी बात? चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो मैदान है, इस मैदान की विशेषता क्या है? ये जो मैदान है, इस मैदान की विशेषताएं क्या हैं, या इस मैदान की विशेषता क्या है, इस पे हम डील करते हैं। अगर इस मैदान की विशेषता की बातें करें, समझे बच्चे, इस मैदान की विशेषता की बातें करें तो सीधा बोलेंगे बताओ ये मैदान अपरदन से बना है या निक्षेपण से बना है? कैसे बना है? निक्षेपण से। एक लाइन बोलेंगे कि यह निक्षेपणात्मक मैदान है। यह निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण है। ये निक्षेपणात्मक मैदान का उदाहरण है, ठीक है। अब दूसरा हमने अभी देखा कि यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई है, तो यहाँ पे निमज्जन के क्या है? आपके प्रमाण, निमज्जन एवं उत्थान के प्रमाण है। धसाव, निमज्जन एवं उत्थान के प्रमाण विद्यमान है। निमज्जन एवं उत्थान के प्रमाण यहाँ पे विद्यमान है। चलिए आप बताइए इस तीनों में से आपका समझो, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है। तो बताओ पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां वो बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं? छोटी नदियां अगर हैं तो अवसाद ज्यादा होगा या कम होगा? अवसाद अगर कम होगा तो ये मैदान चौड़ा होगा या संकरा होगा? तो फिर बोलेंगे आपका यह अपेक्षाकृत संकरे मैदान का उदाहरण है। अपेक्षाकृत संकरे मैदान का उदाहरण है। अपेक्षाकृत संकरे मैदान का उदाहरण है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो संकरा मैदान हो गया, इस मैदान में समझिए रेत, सिल्ट को गाद बोलते हैं ना, रेत, गाद, चीका, ठीक है, इत्यादि की उपस्थिति है। उपस्थिति है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब सुनिए ध्यान से, इस रीजन में आपका बीचेज पाए जाते हैं। बीच की उपस्थिति है। बीच समझ रहे हो? बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, बीच का मतलब पुलीन होता है, ठीक है। बीच को बोलते हैं पुलीन। तट मत बोलो, तट का मतलब कोस्ट होता है, तट नहीं बोल सकते, बीच है यार, ठीक है। यहाँ पे बीच की उपस्थिति है आपका, पुलीन पाए जाते हैं। बीच
बीच या पुलिन आपका सागरी तरंगे बनाती हैं। कौन बनाती हैं? सागरी तरंगे बनाती हैं। सागरी तरंगे जमाव के द्वारा बीच बनाती है। बीच समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ अच्छा, गोवा वाला बीच, अच्छा ठीक है, गोवा वाला ही बीच नहीं है, और भी बीच है। देखिए गोवा का बीच हो गया, आप क्या कहते हैं, आपका मुंबई में जाओगे, मुंबई में आपको बीच मिल जाएगा, विशाखापट्टनम की तरफ जाएगा, वहाँ बीच हो जाएगा आपका। ठीक है, मरीन ड्राइव में कौन सा बीच है जी? यहाँ कौन सा बीच है? ये पटना का मरीन ड्राइव बस बेकार टाइप का मरीन ड्राइव है। ठीक है, अब तो हमने बोला ना मुंबई का बीच। ठीक है, ये बीच है, ये बीचेस क्या जो बीच है आपके, ये होता क्या है समझे ना। ऐसे मान लीजिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तट है, आप जहाँ बैठे हो सागर है, सागरी तरंगे आई और तट पे टक्कर मारे, तट पे टक्कर मारती जाएंगी तो यहाँ पे तट कटता जाएगा, और तट कटेगा तो उसका सेडिमेंट अवसाद मिलेगा, और वो अवसाद सागर में जमा करेगी। सागर में जमा करते 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 वो रेत आपका पानी से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। एक रेत का टीला पानी से बाहर आएगा और चारों तरफ पानी होगा, उसी को बीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीच। तो बीच आपका रेतीला प्रदेश है। जब भी आपने टीवी में कहीं गाने में बीच देखा होगा तो रेत जरूर दिखा होगा। ठीक है, तो रेतीला प्रदेश होता है बीच। दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच मियामी बीच है। क्या है? मियामी बीच है आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यूएसए का मियामी बीच दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच है आपका। समझ लो ना? आपका कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच पाए जाते हैं। ठीक, बीच, तो बीच जो होते हैं पर्यटन के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं ये? पर्यटन के केंद्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां एशूरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एशूरी। तो लिखा कि नदियों के द्वारा एशूरी का निर्माण किया गया है। एशूरी का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, नदियों के द्वारा यहाँ पर एशूरी का निर्माण किया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक, और आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो समझिएगा। यहाँ पे एक विशेष बात का, यहाँ पे लैगून पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लैगून। लैगून की ऊपर, लैगून का मतलब झील याद रखिएगा। लैगून की उपस्थिति है, लैगून की उपस्थिति है, इसे पश्च जल भी कहा जाता है। पश्च जल कहा जाता है, इसे पश्च जल भी कहा जाता है, ऐसे समझिए। ठीक है, पश्च जल होता क्या? ध्यान से बच्चे सुनो। मैं मान लीजिए जहाँ पे खड़ा हूँ ये सागर का तट है, आप जहाँ बैठे हो ये सागर है, तरंगों ने आपको सागर को काटना स्टार्ट किया, नदी ने अवसाद जमा करना स्टार्ट किया, तो मेरे तट का मिट्टी और नदी का आया हुआ जो मिट्टी मेरे तट से दूर जमा हो गया। तट से कहाँ जमा हो गया? दूर। तो तट से जब दूर जमा हो जाएगा तो बताओ, तट और उसके बाद दूर जमा अवसाद, बीच में सागर का जल होगा। तो तट और अवसाद के बीच में जो सागर का जल है वो मुख्य सागर के जल से क्या हो गया? अलग हो गया, उसी का नाम है पश्च जल, उसी का नाम लैगून है। में ऐसे लैगून पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका बेम्बनाद। क्या एग्जाम्पल इसका? बेम्बनाद। कहाँ पे है यार? केरल। तो केरल का जो बेम्बनाद है वह दुनिया का सबसे बड़ा पश्च जल है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बैक वाटर बोलते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो पश्च जल है वह आपका बेम्बनाद लेक है, बेम्बनाद झील है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे समझिए, इस रीजन की बातें अगर हम करें और इसकी क्या विशेषता हो सकती है, समझिए, और इसकी क्या विशेषता हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो रीजन देख रहे हो, इस रीजन पे आपके ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। क्या आते हैं? ऊंचे ऊंचे ज्वार। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। अब बताओ, अगर ऊंचे ऊंचे ज्वार आएंगे, सारे बच्चे बताना, ऊंचे ऊंचे अगर ज्वार आएंगे तो प्राकृतिक बंदरगाहों के निर्माण की अनुकूल दशाएं होंगी कि नहीं होंगी? प्राकृतिक बंदरगाहों के अनुकूल दशाएं, प्राकृतिक बंदरगाहों के अनुकूल दशाएं, प्राकृतिक बंदरगाह के अनुकूल दशाएं पैदा हो जाती हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह की अनुकूल दशाएं पैदा हो जाती हैं, इसीलिए ये समझो आपको, इसीलिए पश्चिमी तट पे पूर्वी तट की तुलना में बंदरगाहों की संख्या क्या है? ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इसका कैरेक्टर हो गया, ये इसका विशेषता हो गया। ठीक है, विशेषता के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? इसका वर्गीकरण करेंगे। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, इसका हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। लिख लिया था ना? छूट गया था, हो गया था ना? ठीक है, इसका हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। समझिए, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बातें करें, सबसे पहले गुजरात में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? गुजरात में। तो गुजरात में जब हम जाएंगे तो गुजरात में कच्छ वाला रीजन, कौन सा रीजन? कच्छ। तो गुजरात में जो कच्छ वाला रीजन है, सुनिए, गुजरात में जो कच्छ का रीजन है उसे कच्छ का मैदान कहते हैं। उसे हम प्लेन ऑफ कच्छ या उसे हम कच्छ का मैदान कहते हैं। ठीक है, कच्छ के नीचे आओगे तो काठियावाड़ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? काठियावाड़। तो कच्छ का मैदान, उसके बाद काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, कच्छ और काठियावाड़ से जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे आपका, तो महाराष्ट्र और गोवा का रीजन मिल जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है कोंकण। क्या कहा जाता है? कोंकण। इसे कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा से नीचे पहुंचेंगे तो आपको कर्नाटक मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्नाटक। उस रीजन को कहते हैं कन्नड़, इसे कन्नड़ तट कहा जाता है। उसके नीचे हम पहुंचेंगे तो केरल मिलेगा। क्या मिलेगा? केरल। और उसे कहते हैं मालाबार तट।
उसे नाम दे दिया गया मालाबार तट का। ये हो जाएगा मालाबार तट। और ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। नॉर्थ से कहाँ की तरफ? साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक क्लासिफिकेशन हमको दिख रहा है। ठीक, चलो हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। क्लासिफिकेशन के बाद अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो रीजन है इस रीजन की मृदा और वनस्पति कैसी है। मृदा एवं वनस्पति, मृदा एवं वनस्पति कैसी है, समझिए। तो अगर हम पहले मृदा की बातें करें, ध्यान से सुनना यहाँ पे आपको, अगर हम मृदा की बातें करें तो क्वेश्चन ये उठा कि पश्चिमी तट पे मिट्टी कैसी है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान की बातें करोगे, याद रखना आपके दिमाग में आएगा कि आप जलोढ़ लिख दो, क्योंकि नदियां और साधुओं का क्या किया है, जमाव नहीं लिखना। आदिवासी में यहाँ पे सबसे ज्यादा लाल और लेटेराइट है। क्या है यहाँ पे? लाल और लेटेराइट। तो हमने बोला यहाँ पे लाल मृदा है, लाल मृदा है, इस रीजन में लेटेराइट है, लेटेराइट मृदा है, कहीं कहीं जलोढ़ है, समझिएगा, कहीं कहीं आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं जलोढ़ मृदा है आपका। ठीक, अगर वनस्पति की बातें करें, समझिए, अगर वनस्पति की बातें करें तो ये पश्चिमी तट है। कौन सा तट है बच्चे? पश्चिमी तट है। आप बताओ, भारत का मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहाँ से? पश्चिम से प्रवेश करता है। तो पश्चिमी जो तट आप देख रहे हो, पश्चिमी तट पे रेन, वर्षा ज्यादा होगी या कम होगी? वर्षा अगर ज्यादा होगा तो वनस्पति कैसा होगा? सघन। केवल सघन या सदाबहार? ठीक है, तो लिखा हमने सदाबहार सघन वनस्पति, सदाबहार सघन वनस्पति, सघन वनस्पति। यहाँ पर सदाबहार सघन वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, ये इसका मृदा और वनस्पति हो गया। मृदा और वनस्पति के बाद हम देखेंगे जलवायु कैसा है इसका। क्या चीज हम देखेंगे? जलवायु। अगला फैक्टर हमारा क्लाइमेट पे होगा। ठीक है, तो आपने वनस्पति लिख दिया ना, सदाबहार, अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि जहां पे सदाबहार बने जैव विविधता ज्यादा होगा ही होगा, उसमें सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जलवायु पे, जलवायु की बातें करने वाले हैं, जलवायु। चलिए, अब अगर तटीय क्षेत्र की बात करें, सारे बच्चे सुनना ध्यान से, तटीय क्षेत्र की अगर हम बातें करें, ठीक है, तटीय क्षेत्र की अगर हम आपसे बातें करें तो आप बताओ, गुजरात के गुजरात, ठीक है, और उसी गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती? कर्क रेखा। और नीचे आपका 0 डिग्री है। तो ये हमारा जो तटीय क्षेत्र है, चाहे पश्चिमी हो चाहे पूर्वी तटीय हो, वह आपका विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में है। तो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो भी प्रदेश होता है उसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो यहाँ का जलवायु कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। बताओ, वर्षा ज्यादा हो रही है कम हो रही है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कैसा जलवायु? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस जलवायु के एक विद्वान थे कोपेन, उन्होंने ए बोला था। कोपेन नामक विद्वान ने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को क्या बोला था? ए प्रकार का जलवायु बोला था। आते हैं जरा सा। अब मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे रेन की बातें करें, सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर हम यहाँ पे रेन की बातें करें, वर्षा की बातें करें, तो आप बताओ वर्षा यहाँ पे अधिक हो रही है कम हो रही है? वर्षा अधिक होती है, वर्षा यहाँ पे अधिक होती है, अधिक होती है। समझो, ये जो वर्षा अधिक होती है, ये वर्षा अधिक जो होती है किसके कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। में अब बताओ, ये जो वर्षा अधिक हो रही है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा जो हो रही है, ये पूरे साल या ग्रीष्म ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती है? या ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? सुनते जाना बच्चे, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जो क्लाइमेट है, सुनिएगा, ये जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में ग्रीष्म ऋतु, सुनिएगा, इस क्लाइमेट में ग्रीष्म ऋतु आपका आर्द्र होगी या शुष्क होगी? ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होती है। समझिए, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होती है, क्योंकि अधिकांश वर्षा कब हो रही है? ग्रीष्म ऋतु में हो रही है आपका। ठीक है, अगर ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होगा तो शीत ऋतु क्या होगा? यहाँ पे शीत ऋतु सामान्यतः शुष्क होती है, शीत ऋतु सामान्यतः शुष्क होती है। अब सुनिए बस ध्यान से, यहीं पे शीत ऋतु सामान्यतः यहाँ पे शुष्क होती है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून को कोपेन नामक विद्वान ने एम बोला था। क्या बोला था? एम बोला था। यहाँ पे शीत ऋतु क्या है? शुष्क है। तो शीत ऋतु शुष्क, उस व्यक्ति ने आपका स्मॉल डब्ल्यू बोला था। क्या बोला था? स्मॉल डब्ल्यू। अब बताओ आपका यहाँ का जलवायु कैसा होगा? अगर हम कोपेन की बातें करें तो कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार ठीक है, यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु, जलवायु AMW प्रकार की है, AMW प्रकार की है। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। एम का मतलब क्या है? मानसून। और डब्ल्यू का मतलब क्या है? शीत ऋतु का शुष्क होना। तो यहाँ की क्लाइमेट हो जाएगा AMW प्रकार की जलवायु।
क्लियर है इतना? तो हमने जलवायु भी देख लिया, वनस्पति भी देख लिया, मृदा भी देख लिया, उत्पत्ति भी देख लिया, विस्तार भी देख लिया, विशेषता भी देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां। क्या देखेंगे? आर्थिक गतिविधियां। डालिएगा हेडिंग आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं, क्रियाएं या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इसकी बातें करने वाले हैं। चलिए, अगर हम आर्थिक क्रियाओं की बातें करें, सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर हम आर्थिक क्रियाओं की बातें करें तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ यहाँ पे, सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्राथमिक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, प्राथमिक आर्थिक क्रिया हम ये डील करने जा रहे हैं सबसे पहले, प्राथमिक आर्थिक क्रिया। समझ ना आप? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया में चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मत्स्यन, मत्स्यन, ठीक है, और जल कृषि, एक्वाकल्चर, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, जल कृषि। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे खनन, खनन का कार्य, खनन का कार्य। अगर हम खनन के कार्य की बातें करें, आप बताना इस रीजन में पेट्रोल का खनन होता है कि नहीं होता है? तो कच्चे तेल का खनन, कच्चे तेल का खनन, कच्चे तेल का खनन किया जाता है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से खनन हो गया, खनन के बाद यहाँ पे कृषि, खनन के बाद यहाँ पे कृषि। देखिए कृषि की बातें करें, लेटेराइट मिट्टी है, कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में काजू का उत्पादन होता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में किसका उत्पादन होगा? काजू का उत्पादन होगा आपका, है ना? तो काजू का उत्पादन हुआ, यहाँ पे केले का उत्पादन किया जाता है, काजू का उत्पादन, केले का उत्पादन किया जाता है, हाँ, नारियल का उत्पादन किया जाएगा, नारियल का उत्पादन, नारियल का उत्पादन, उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। क्या चीज? वेट। ध्यान देना, आपको तटी मैदान में हो, आपका मन करेगा कि मैं चाय भी बोलूं, कॉफी भी बोलूं, रबड़ भी बोलूं, मसाले भी बोलूं। आई बात नहीं? मुझे बताओ, चाय, कॉफी, रबड़ और मसाले इस समतल भूमि पे होता है, ढलुआ भूमि पे? और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम प्लेन डिस्कस कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखोगे, इससे टच करता हुआ जो पहाड़ी भूमि है या जो ढलुआ भूमि है, जो टच करती है पहाड़ी भूमि या ढलुआ भूमि, यहाँ पे आप लिखोगे कॉफी का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन, मसाले का उत्पादन, मसाले का उत्पादन, रबड़ का उत्पादन। स्पेशल आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वहां पर होता है जहां पर पश्चिमी घाट, जहां पे आपका पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट से टच करता है, ढलुआ भूमि, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। ये हो गया आपका प्राथमिक क्रिया। चलिए, प्राथमिक क्रिया के बाद हम आते हैं द्वितीय क्रियाओं पे। द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाओं की बातें अगर हम करें, समझिएगा, द्वितीय क्रियाओं की अगर हम बातें करें तो द्वितीय क्रियाओं में उद्योग को शामिल किया जाता है ना। द्वितीय क्रियाओं में हमने उद्योग को शामिल कर लिया। उद्योग, प्रश्न उठा कि उद्योग को शामिल करेंगे तो यहाँ पे मछली उद्योग हो जाएगा, मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग हो जाएगा। यहाँ पर हम रिफाइनरी लगा देते हैं, रिफाइनरी की स्थापना, मत्स्य उद्योग, यहाँ पे रिफाइनरी की स्थापना कर देते हैं। यहाँ पर नमक उद्योग लगा देते हैं, नमक उद्योग की स्थापना, ठीक है। चलो, मत्स्य उद्योग हो गया, रिफाइनरी हो गया, नमक उद्योग लग गया। इसके अलावा कुछ और भी उद्योग लग सकते हैं क्या? कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग कहाँ से लगाने जा रही है? क्या 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 क्या? ईंट। अरे पूरा का पूरा क्या कहते हैं, चक्रवात आता है, कहाँ से ईंट लगाओगे? तुमने क्या है? लाल मिट्टी से बात नहीं है ना। ईंट आप जब बनाती हो तो ईंट को सूखने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। पूरा का पूरा का पूरा मॉइस्ट क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु, कहाँ से ईंट सूखेगा? ठीक है, ईंट नहीं सूखने वाला है। ठीक है, हाँ, कौन बोल रहा था? हाँ, ये ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं आपका ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन,